मेरा नाम ऋचा बंसल है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और साथ साथ घर और बच्चे भी संभालती हूँ। मेरी जर्नी कुछ इस तरीके से है कि मैं कैंसर सर्वाइवर नहीं, कैंसर वॉरियर हूँ। कैंसर के पहले अगर मैं देखूँ तो ये कोविड के टाइम की बात है, जब काफ़ी लोग तो बाहर, मुझे पता है क्या क्या सिचुएशंस थी, लोग फिज़िकली अनवेल थे, बट कोविड ने मेंटली भी काफ़ी लोगों को अनवेल करा है। और ये मैं वो लोगों की बात नहीं कर रही जो डिप्रेशन गो थ्रू कर रहे हैं। इसके बियॉन्ड एक सेट ऑफ पीपल है जो ना फिज़िकली अनफिट रहे, ना उनको डिप्रेशन हुआ, बट कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चेंज हुआ कि वो बहुत ही लोनली हो गए। सब कुछ था, सब कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक लोनलीनेस उनकी लाइफ में आई। और यही ऐसे कुछ मेरी कहानी है। तो कोविड के टाइम पे मैं पहले बहुत खुश थी कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिला है, क्योंकि 15 साल तक मैंने काम किया है और अब मुझे ऐसे लगा कि रोज़ जाना है ऑफिस, कोई लंबी छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे लगा कि कोविड के बहाने अब मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँगी। तो पहले पहले तो हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर वही हुआ, मेरी मदर इन लॉ पहले हमारे साथ रहती थी, तो शी वेंट अनवेल आफ्टर कोविड। तो इतनी परेशानी हो गई उनके साथ कि जो हम लोग कोविड में लेट नाइट खाना खाते थे, मैगी खाते थे, टीवी देखते थे, 3-4 बजे तक जगते थे कि भाई सुबह तो आराम से भी उठ सकते हैं कि ऑफिस नहीं जाना, बच्चे भी हमारे साथ साथ। तो लाइफ का पैटर्न बहुत ही अपसाइड डाउन हो गया था कोविड के टाइम पे। फिर जब मम्मी बीमार हुई तो मैं घर की विमेन थी, तो मुझे ही मम्मी का ध्यान रखना था। तो वो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट थी कि वो वॉशरूम तक भी पैदल नहीं जा सकती थी, उनको पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ता था। और मैं सबसे छोटी रही हूँ अपनी फैमिली में, तो मेरा तो ऐसा हाल है कि कोई मुझे ग्लास भी मेरे सामने रखता है पानी के। अब एक एल्डरली की केयर करना, सब साफ़ सफाई करना, नहलाना धुलाना, बोलना आसान है बट ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेरे बॉडी में, मेरे माइंड में एक्यूमुलेट हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड का तो ऑफिस खुल गया, लेकिन मेरा 2-2.5 साल तक खुला नहीं। अब क्या था कि मम्मी का देखना, घर देखना और ऑफिस का भी मोनोटोनस काम करना, और कोई आपके कलीग्स भी नहीं है जिनसे आप बात करो, पीयर्स भी नहीं है। तो वही चार दीवारी, वही काम, वही रूटीन, वही एक एल्डरली। तो लाइफ बहुत ही डिप्रेशन, सब कुछ है, सब बहुत प्यार करते हैं, पैसा है, सब कुछ है, नो प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ कमी सी मुझे लग रहा था लाइफ में है, कुछ तो कमी है, कुछ पर्पस मिसिंग है। आई वॉज लोनली इनसाइड। तो उसके बाद मेरे 40th बर्थडे की बात है, 40th वीक वाला बर्थडे था। अचानक रात को 2 बजे मेरी राइट साइड में बहुत एक्सट्रीम पेन उठा, इतना एक्सट्रीम पेन कि मतलब अनबियरेबल। फिर भी नींद आ रही थी, जो भी था, मैं उसको पलट पुलट के इग्नोर मार के सो गई। अब वो पेन हर दिन बढ़ता ही रहा। मेरा वो हफ्ता था 40th बर्थडे का, और हमने मैंगलोर का ट्रिप भी हमने प्लान करा हुआ था मेरे बर्थडे पे। तो मैं सोची थी, हाय मैं 40 साल की हो गई हूँ और मैं 40 साल की हो गई हूँ, शिट मैं 40th जा रही हूँ। मेरा ये पर्सपेक्टिव होता था तब। वो पेन पे आते हैं तो वो पेन मेरा बढ़ता रहा और 3-4 दिन में वो इतना अनबियरेबल हो गया कि मेरे को 105 तक फीवर आ गया। और फिर उन दिनों में छुट्टियां थी एक्चुअली, हॉस्पिटल्स 15 अगस्त अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी। तो उन दिनों इसकी दिक्कत की वजह से फाइनली 4-5 दिन में मेरे को गायनी ने अपॉइंटमेंट दी और मैं वहाँ पे गई। और उस दिन की बात है, मेरे बर्थडे वाले दिन ही मेरी डॉटर का स्कूल में फंक्शन था। तो मेरे हस्बैंड बिज़ी थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो जा नहीं पाऊँगा, तो यू गो। अब इस पेन के साथ मुझे बच्चे के फंक्शन में भी जाना है, मुझे फिर ऑफिस भी जाना है, मेरा बर्थडे वाला भी दिन है। बट देन आई थॉट फाइन, बच्चे को बुरा लगेगा, आई नीड टू गो एज अ मदर। आई थॉट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई शुड बी देयर। मैं वहाँ चली तो गई उस पेन को लेके, लेकिन वहाँ पे ऐसे धूप पड़ रही है, वहाँ पे बच्चा मेरा परफॉर्म कर रहा है और मैं ऐसे शूट कर रही हूँ। यहाँ पे हंसी थी, लेकिन उस पेन से यहाँ पे कंटिन्यूसली मेरे आंसू बह रहे थे। मुझे लग रहा था मैं अभी गई, क्या मैं ये सर्वाइव कर पाऊँगी, ये कितना एक्सट्रीम है। उसके बाद रिकॉर्डिंग करके बच्चे की, उसको बहुत अप्रिशिएट करके, हर नेम इज़ रीहम, आई वेंट आउट टू कैच अ कैब फॉर माई ऑफिस। और वहाँ पे फुटपाथ पे ही मैं आई जस्ट गिव अप, मैं बेहोश हो गई वहाँ पे ऑलमोस्ट। फिर चलिए जैसे भी पिकअप करके हम लोग, फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग गायनी के पास गए कि व्हाट इज़ ऑल दिस हैपनिंग। तो गायनी के सामने भी इतनी पेन के साथ मैं बड़ी खुशी खुशी गई हूँ पॉजिटिव मोड से कि मैम क्या हो गया यार, देखो व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी। तो मैम ने मेरे को एग्जामिन किया और बोला कि ऋचा तुम पता नहीं कैसे ये
दिन निकाले हैं, मतलब यू हैव ए 8 सेंटीमीटर सिस्ट जिसने तुम्हारी ओवरी को स्क्वीज करके डेड कर दिया है। तो बेसिकली तुम एक डेड ऑर्गन के साथ रह रही हो, एंड दैट इज़ वाई द पेन इज़ देयर एंड दैट इज़ वाई यू हैव गॉट फीवर ऑल्सो। तो मतलब उस टाइम वो हैरान थी मेरी स्टेमिना देख के कि मैं वहाँ पे अपने बेबी के फंक्शन भी गई हूँ, रोज़ रूटीन के काम भी कर रही हूँ। इनफैक्ट उस टाइम बोलते थे कि मतलब हो सकता है गैस है या नेचुरल चीज़ों से ठीक करते हैं। तो एक वो बो पोज होता है ना जो आप अपने पेट के बल पे ऐसे करके करते हैं, मैं वो पोजेस कर रही थी कि प्रॉब्ली गैस्ट्रिक इशू सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पेन है और इसी के वेट के ऊपर मैं अपनी बॉडी को पूरा लीन कर रही हूँ। आप इमेजिन करिए, दैट इज़ अ स्टेमिना वुमेन कैन हैव। सो ये सब इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि एक विमेन का स्टेमिना बहुत है। दर्द के साथ साथ वो अपनी बेटी का भी फंक्शन अटेंड करेगी, वो नेचुरल थेरेपी से उसको क्योर भी करेगी, वो बाकी सारे भी काम करेगी कि कुछ इम्पैक्ट ना हो। और फाइनली डॉक्टर तो उसकी लास्ट लिस्ट में आता है कि अच्छा चलो अब डॉक्टर को दिखाई लेते हैं। हैड इट बीन किसी और के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ हो, तो पहले डॉक्टर के पास जाती है वो कि यू नो टाइम ना वेस्ट हो उसके ऊपर। सो विमेन हैज़ अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, फ्रॉम देयर आई एम कमिंग। सो कमिंग बैक टू माई डॉक्टर, शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि आपने कैसे हैंडल करा। पर उसने मुझे बोल दिया कि आपका अगले ही दिन ऑपरेशन है, आपकी ओवरी भी रिमूव करनी पड़ेगी और सिस्ट तो रिमूव होगा ही होगा, तो आप एडमिट हो जाओ, ये सारे टेस्ट करने हैं। एंड आप सोचिए कि आप 40 साल से एक ऑर्गन के साथ रह रहे हो और अचानक आपको बोला गया कि अगले दिन ये आपको ऑर्गन निकलवा देना है। एंड फॉर ओवरी इज़ लाइक अ विमेनहुड, यू नो। सो मैं वैसी बड़ी इमोशनल हूँ, हर चीज़ से अटैच रहती हूँ, तो आई वॉज अंडर शॉक। फिर अगले दिन जहाँ हमें मैंगलोर की ट्रिप थी, जहाँ पे हमें एयरपोर्ट लाउंजेस में होना चाहिए था, मैं वहाँ उसकी जगह सीटी स्कैनर्स के अंदर थी। मेरी बॉडी वहाँ स्कैनिंग हो रही थी कि क्या पार्ट कहाँ रिमूव करना है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द सिस्ट एंड ऑल दैट। सो लाइफ इज़ रियली अनप्रिडिक्टेबल। व्हाट यू प्लान, यू आर सपोज टू गो टू मैंगलोर नेक्स्ट डे, बट आप कहाँ पर हो? आप हॉस्पिटल में हो, एक हॉलीडे की जगह आप हॉस्पिटल में बैठे हुए हो। तो बहुत आपको लग रहा है कि आप प्लानिंग कर रहे हो, बट प्लानिंग ऊपर वाला कर रहा है, यू आर जस्ट सिटिंग देयर। लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरी मुट्ठी में, मैं मेरी किस्मत मैं लिखूँगा, मेरी मुट्ठी में। with experience and age you will realize that everything is in his hands. You just have to watch what's happening with you. So उस दिन अब आप लोग भी अगर इस सिचुएशन में होंगे तो बहुत पर्सपेक्टिव आते हैं। आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, कज़न्स के कज़न्स आपको बोलेंगे नहीं पहले ये कर लो, वो कर लो, मम्मी पापा सब आपको, नेबर सब एडवाइजेस देंगे। तो मेरे साथ भी यही हुआ। अब एक डाउट ये आ गया कि ये जो सिस्ट है कैन बी अ कैंसरियस सिस्ट। सो क्या हम इसको गायनी के पर्सपेक्टिव से ऑपरेशन करवाएं कि बस हमने ओवरी निकाली, सिस्ट निकाली, काम ख़त्म, या फिर हम प्रॉपर बॉडी खोलकर क्लीनिंग करें, सारे ऑर्गन्स निकालें, कहाँ कहाँ फैला है उसका स्प्रेड देखें है भी या नहीं, वो भी करें। बट अब हमारे पास इतना कैलकुलेशन का टाइम नहीं था क्योंकि पेन बहुत थी, हमें नहीं पता था कैंसर है। मैंने पॉजिटिविटी में एज्यूम करा कि भाई नॉर्मल सिस्ट होगा, ख़त्म करवाते हैं इसको। और मेरा नेक्स्ट डे गायनी ने ऑपरेशन कर दिया। शी रिमूव माई ओवरी एंड शी रिमूव माई सिस्ट एंड आई एम आउट ऑफ पेन। तो एक हफ्ता सब बढ़िया रहा, घर में रेस्ट बोला था मुझे। मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत स्वीट हैं, वो आई और केयर कर रही थी वो मेरी। अच्छा हंसी मजाक, मूवीज़, टाइम, और मुझे लगा बला ख़त्म, ठीक है एक ओवरी चली गई, ठीक है आपका मैंगलोर का ट्रिप ख़त्म हो गया, दैट्स ओके, बट एट लीस्ट यू आर अलाइव। सो आई वॉज हैप्पी। अब आई एक हफ्ते बाद बायोप्सी रिपोर्ट, और बिल्कुल जैसे आप मूवी में इमेजिन करोगे, एकदम कांच टूटने की आवाज़, दैट यू नो ये एक नॉर्मल सिस्ट नहीं था, ये एक ट्यूमर था, कैंसरियस ट्यूमर, एंड आई एम स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर। रियली शॉक्ड। और लेट मी इंट्रोड्यूस माई हस्बैंड ओवर हियर। मेरे हस्बैंड बहुत पॉजिटिव शांत किस्म के आदमी हैं, तो उन्होंने तो ये घबराए, लेकिन उन्होंने मुझे दिखने नहीं दिया कि वो घबरा रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ हाँ ओके फाइन, रिलैक्स, हो सकता है रिपोर्ट्स गलत है, एक्सेप्टेंस नहीं थी, रिलैक्स करा उन्होंने मुझे। खैर 1-2 घंटे बाद हम बातें करके मुझे याद आया अच्छा दही लानी है, दही ख़त्म हो गई है। तो मैं सामने वाली नेबर्स के पास गई दही लेने के लिए, और वहाँ पे होता है ना एक लेडी के अंदर जो सब बवाल हो रहा होता है, वो फिर अपनी
नेबर्स या किसी फ्रेंड को बताती है तो उसके सामने मेरा सारा निकल गया कि अभी अभी रिपोर्ट आई है और मुझे कैंसर है, और मैं रोने धोने लग गई और मैं अपना फ़ोन भी नहीं लेके गई थी। तो इन सब बातों में कुछ 15-20 मिनट लग गए और फिर मुझे याद आया कि नहीं, मतलब चलो घर दीपक देख रहे होंगे, फ़ोन भी नहीं है। वापस आई तो आई सॉ माई हस्बैंड ऑन द कारपेट नीचे, और एकदम रोने, यहाँ तक के आंसू उनके, और मैं कहा दीपक व्हाट हैपेंड। वो पॉजिटिव आदमी जो कभी ब्रेक नहीं हुआ, दैट इज़ द टाइम आई सॉ हिम टोटली ब्रोकन एंड शेकन। उन्होंने उसी वक्त वो कैंसर की इमेज में, मैं 15 मिनट चली गई, फ़ोन नहीं उठा रही, कहाँ गई, हर जगह पे देख लिया उनको, मैं मिली नहीं। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं वो इमेज हो गई कि कैंसर से क्या ये लड़की चली जाएगी और मैं ऐसा फील करूँगा। तो वो एक मोमेंट था हमारा, एंड आई नेवर सीन हिम क्राइंग. When I saw him crying, I just hugged him tightly and I said, Deepak, I'm not going anywhere. I'll fight it out. उस दिन मेरे को ऐसा जज्बा आया कि इसने रुला कैसे दिया मेरी फैमिली में किसी को. I'll see to it. I'll become a warrior now. So this is the way we got this news of cancer. ये एक typical stage है जहाँ पे जब whenever something hits you, आपका एक normal process है. पहले तो आप रोते धोते हो, फिर आप उस पर यकीन नहीं करते, नहीं रिपोर्ट गलत होगी, ये होगा वो होगा. फिर कहीं जाके आप एक्सेप्टेंस मोड में आते हो कि नहीं सब ठीक है, रिपोर्ट्स ठीक है और ये मेरे साथ हो रहा है, और फिर आप उसके सल्यूशन मोड में जाते हो. तो अभी हमारा यही मोड चल रहा था कि ये रिपोर्ट्स ठीक हैं, हमने 10 बार चेक करवाया बट ठीक ही थी रिपोर्ट्स. फिर हम अब एक्सेप्टेंस मोड की तरफ जा रहे थे कि अब हमें करना क्या है, ये आ गया है हमारे ऊपर. तो जैसा सबके साथ होता है, मेरे साथ कोई यूनिक नहीं था. आजकल का टर्म है डॉक्टर शॉपिंग. तो आजकल इतनी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, डॉक्टर्स की, तो वी वांट टू गो फॉर द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स. दैट्स व्हाट वी डिड. हर एक कैंसर इंस्टीट्यूट जो अच्छा है गुड़गांव दिल्ली में, हम हर डॉक्टर रेफरेंसेस के थ्रू, नॉन रेफरेंस, हर डॉक्टर से हमने बात करा कि व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप्स. सब ने ये बोला कि आपको सारे बॉडी पार्ट्स यहाँ से निकालने पड़ेंगे, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, कीमो हो सकता है ना हो सकता है हो भी हो, वो डिपेंड करेगा व्हेन वील हैव योर मेजर ऑपरेशन. तो अब हमारा लाइफ स्ट्रक्चर ऐसा रहा है कि हम लोग अवॉइड करते हैं एलोपैथीज डॉक्टर्स को, और ऑर्गन्स रिमूव करना हमारे लिए इतना आसान बात नहीं है. तो हमने इतनी सारी, आप वीडियोस देखते हो तो उसमें बताते हैं कि नेचुरल थेरेपीज, कैंसर ऐसे क्यों हो सकता है, वो हो सकता है. तो हम उसमें ज़्यादा R&D करने लग गए कि वी डोंट वांट टू गो टू डॉक्टर्स. एंड पैरेलली मैं अब बस छोटा सा 5 मिनट का आपको एम्स का बताना चाहूँगी. तो मैं एम्स में भी एक डॉक्टर से मिली, तो वो भी अप्रोच से ही मिलती है हमारी अपॉइंटमेंट्स. मेरी अप्रोच थी सोनू चाय वाला. तो वहाँ पे हमारे एक रिलेटिव है, वो बाहर एक सोनू है, वो चाय बांटते हैं एम्स के बाहर. तो मेरे रिलेटिव ने उसके थ्रू मुझे अपॉइंटमेंट दिलवाई, लेकिन वो अपॉइंटमेंट ऐसी थी कि मैं 2-3 दिन गई और धक्का मुक्क, मतलब जब डॉक्टर आता था तो आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे पूरी भीड़ उनके ऊपर उमड़ती है. इतने पेशेंट्स हैं एम्स में, इतने लोग बीमार हैं. वहाँ जाके जो भी मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी कि मुझे कैंसर हो गया, वहाँ जाके मैं सब भूल गई. मुझे ये लगा कि थैंक गॉड मेरे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाने का एपेटाइट है. आई एम सो लकी, इवन इफ समथिंग हैज स्टक टू मी, एटलीस्ट आई कैन गो टू. मुझे इस तरीके से यहाँ पे कोई यहाँ पड़ा होता है, कोई वहाँ पड़ा होता है, कोई बेड के ऊपर है, शक्लें अजीब होती हैं, कोई हॉस्पिटल, कोई स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर, पेशेंट्स ऐसे ऐसे गिरे पड़े हैं. तो जब डॉक्टर आया, मैं भी उसी भीड़ में उसके ऊपर उछली. फाइनली मेरे को उन्होंने अंदर बुलाया और मेरी एग्जामिनेशन किया. उन्होंने भी बात तो यही बोली, लेकिन वहाँ पे मेरे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही एक फिल्दी, मतलब बहुत ही अजीब सा बेड था, गंदा सा, और वहाँ पे मेल अटेंडेंट को बोला एग्जामिनेशन के लिए. एंड आई नो वहाँ पे पूरी जनता कंफर्टेबल है उसके साथ, एम्स के साथ, बट आई वॉजेंट. तो क्या थॉट्स आएंगे आपके पास? मैं उस टाइम इतने अजीब प्रैक्टिकल थॉट्स में थी कि अच्छा मेरे टर्म प्लान्स हैं तो वो इन कैश करवाने होंगे, मैं दीपक को बोल दूँगी, बच्चों को कैसे देखेंगे, क्या मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि एक लड़की देख लें उनके लिए. ओ गॉड, मैं जाने वाली हूँ यार, मेरे को तो इतना सारे काम करने थे, मेरी इतनी बड़ी विश लिस्ट थी, तो वो कब करूँगी मैं. बहुत वियर्ड प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल, इमोशनल, अजीब 20 मिनट की वो जर्नी थी मेरी.
बट देन आई डिसाइडेड ठीक है, अगर इतनी बड़ी बात है तो लेट्स गेट अ सर्जरी डन। और फिर मैं मैक्स में अपनी टेस्ट वेस्ट करा रही थी सर्जरी की अपॉइंटमेंट डेट लेने के लिए। और मैं देख रही थी वहाँ पेशेंट्स को, पता नहीं एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, लेट्स टेक अ कॉल, हम नेचुरल थेरेपी से दूर करेंगे इसको। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं दीपक, मेरी इंस्टिंक्ट्स नहीं मांग रही कि मैं सर्जरी करूँ और अपने ऑर्गन्स लूज़ करूँ, लेट्स गो बैक होम, कुछ तो और लिखा है मेरे किस्मत में, लेट्स गो बैक। तो उसके बाद हम घर वापस आए एंड हमें एक नेचुरल थेरेपिस्ट के बारे में पता चला जो यूएस में है, और ही अग्रीड टू हेल्प अस ओवर द फोन। ही गेव अस अ लॉट ऑफ रिजीम, उन्होंने मेरी डेली रिजीम में हेल्प करा, बहुत चीज़ें उन्होंने बताई जो मैंने सोचा कि मैं इनको फॉलो करके आई विल क्योर माई कैंसर। एंड एट द सेम टाइम एक एलोपैथिक डॉक्टर ने भी हमें बोला कि ठीक है, अगर आप अपनी नहीं करवाना चाहते सर्जरी, आई विल कीप यू अंडर ऑब्जर्वेशन, तो आप हर 2-3 महीने में टेस्ट करवाते रहना, तो अगर हमें लगेगा कि कहीं पे बढ़ रहा है तो विल इमीडिएटली गेट यू ऑपरेटेड। सो दैट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच आई फॉलोड, एलोपैथी, नेचुरल थेरेपी, एक आयुर्वेदिक भी शुरू करा मैंने, तो हमने एक होलिस्टिक अप्रोच ली। तो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि जहाँ पे हम लोग बहुत नेचुरल थेरेपीज़ पे डिपेंड होते हैं वो भी गलत है, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेके जानी चाहिए, हमें अपने एलोपैथिक डॉक्टर्स को इन ट्यून रखना चाहिए, और जहाँ लगे कि नहीं आपसे नहीं हो पा रहा है, यू हैव टू शिफ्ट टू द स्टाइल ऑफ द ट्रीटमेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट, गो जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली, ओके।